हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ चुके थे। अब हम आगे हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने क्या क्या देख लिया था, केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट देख लिया था और क्लॉसियस स्टेटमेंट देख लिया था, ठीक है। तो हमने ये दोनों सेकंड लॉ में हम देख चुके थे। फिर हमने जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखा और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखा। तीनों लॉ में हमने डिफरेंशिएशन देखा। फिर हमने परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड और परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड देखा। आज हम बात करेंगे किसके बारे में, जो हमारे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में दो लॉ दिए हुए हैं। पहले कौन कौन से स्टेटमेंट दिए हुए हैं, केल्विन प्लैंक का, सेकंड क्लॉसियस का। तो हमें एक दूसरे को बताना है कि दोनों स्टेटमेंट सेम है। तो कैसे प्रूव करेंगे, चलिए हम बात करते हैं। इससे पहले हम एक बार बात कर लेते हैं कार्नोट थ्योरम की। कार्नोट थ्योरम क्या बोलती है, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ इंजन या डिवाइस जिसकी इफिशियंसी ग्रेटर देन रिवर्सिबल इंजन से हो, ठीक है। पहला वर्ड इफिशियंसी ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर देन, रिवर्सिबल इंजन से, ठीक है। मतलब इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस और टू कंस्ट्रक्ट अ इंजन व्हिच हैज इफिशियंसी ग्रेटर देन द रिवर्सिबल इंजन या रिवर्सिबल डिवाइस, ठीक है। तो कार्नोट थ्योरम में क्या होगा, एक हमारा टेम्परेचर T1 बॉडी होगा, ठीक है। दूसरा भी हमारा टेम्परेचर T2 होगा। ये हायर टेम्परेचर है, ये लोअर टेम्परेचर है। इसके बीच में हमारा एक इंजन काम कर रहा है ना, हीट इंजन काम कर रहा है और जो वर्क W प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, Q1 हीट दिया, यहाँ पे Q2 हीट दिया। तो कार्नोट थ्योरम क्या बोलती है, कार्नोट थ्योरम बोलती है कि इफिशियंसी जो होगी रिवर्सिबल की वो ज्यादा होगी किससे, इफिशियंसी ऑफ इनरिवर्सिबल, ठीक है। कार्नोट थ्योरम का बोलना है रिवर्सिबल साइकिल की जो इफिशियंसी होगी या रिवर्सिबल इंजन की जो इफिशियंसी होगी वो इफिशियंसी इररिवर्सिबल से ज्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, इफिशियंसी क्या होती है, इफिशियंसी क्या होती है, इफिशियंसी डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन इनपुट। इनपुट एनर्जी, डिजायर्ड इफेक्ट क्या है हमारा, वर्क, हमें वर्क मिलना चाहिए W, और इनपुट क्या है हमारा Q1 हीट हम इनपुट कर रहे हैं W/Q1, ठीक है। तो डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन इनपुट हमारा क्या हो जाएगा, इफिशियंसी होगा हीट इंजन के केस में, तो W/Q1 ये हमारे कौन सा है, रिवर्सिबल इंजन है, ठीक है। अब हम दूसरा इंजन एक और बना लेते हैं जो इररिवर्सिबल है, ठीक है। इररिवर्सिबल टेम्परेचर T1 बॉडी ये भी है, इस सेकंड बॉडी भी जो हमारी है वो एक हीट है, एक सोर्स है, एक सिंक है। टेम्परेचर T1 और टेम्परेचर T2 है, ये हमारा इररिवर्सिबल इंजन है। जो हमारा वर्क अब ये W कर रहा है, यहाँ पे वर्क W1 करेगा, ठीक है। Q1 हीट इसको दिया गया और यहाँ पे Q2 दे रहा था, यहाँ पे हमने Q3 मान लिया, ठीक है। तो हमारा ये रिवर्सिबल इंजन है, ये रिवर्सिबल इंजन है। तो हमने क्या बोला, रिवर्सिबल इंजन की इफिशियंसी ज्यादा होगी। रिवर्सिबल इंजन की केस में इफिशियंसी क्या होगी, डिजायर्ड इफेक्ट W अपॉन हीट इनपुट Q1, ठीक है, ग्रेटर देन। इररिवर्सिबल के केस में क्या होगा, W1/Q1। तो हम क्या ले सकते हैं, W ग्रेटर देन W1, मींस रिवर्सिबल इंजन के केस में हमें वर्क ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, दोनों स्टेटमेंट जो है वो हमारे कैसे हैं, पैरेलल है, पैरेलल स्टेटमेंट है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हम क्या मान लेंगे, केल्विन प्लैंक जो स्टेटमेंट है, केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट लेंगे, ठीक है ना। और इसका हम वाइब्रेशन करेंगे, ठीक है। केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट क्या बोलता है, केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट क्या बोल रहा था, ये हमारा टेम्परेचर T1 बॉडी है, ये टेम्परेचर हमारा T2 बॉडी है। सिमिलरली यहाँ पे टेम्परेचर T1 बॉडी है, यहाँ पे टेम्परेचर T2 बॉडी है। दोनों ही हमने सोर्स और सिंक सेम टेम्परेचर पे लिए हुए हैं,
ठीक है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या बोलता है, यहां से हम Q1 हीट देंगे, यहां से हम Q2 हीट देंगे इसको, मतलब हमें वर्क W मिलेगा, यही बोलता है केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट। अब यहाँ पे एक और हमने इंजन ले लिया जो रिवर्सिबल है, ठीक है, एक Q2 ले लिया, यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q3 है, और यहाँ पे जो W1 वर्क हो रहा है, ठीक है। अब इसको देखो, केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट क्या बोलता है, केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट बोलता है कि हम एक ही बॉडी के साथ में, मतलब यहाँ पर T2 से हम कोई इंटरेक्शन ना करें हीट का, T2 से हमारा कोई इंटरेक्शन ना हो, जितना हम उसको हीट दें उतना ही सेम वो वर्क में कन्वर्ट कर दे, ऐसा इम्पॉसिबल है करना। तो हमने क्या बोल दिया, केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट के हिसाब से कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, है ना। लेकिन हमने इसको वायलेट कर दिया, हमने बोला नहीं यार ऐसा नहीं चलेगा, हमने केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट को हमने बोल दिया कि नहीं वो सही बोल रहा है करके, ऐसा इम्पॉसिबल है, तो हमने इसको लिया ऐसा पॉसिबल है करके, ठीक है, वायलेट कर दिया हमने। अभी केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट क्या हो गया, वायलेट हो गया, ठीक है। अभी देखो हमने Q1 है, ये W वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, तो W बराबर क्या हो गया, Q1 हो गया। अब हमने क्या कर दिया, Q1 ये रिवर्सिबल इंजन है तो हमने इसको उल्टा कर दिया, ठीक है। या हम एक काम करते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पे हम इसको Q हीट देते हैं, यहाँ पे Q3 हीट देते हैं, और जो वर्क है वो हमारा Q1 या W मिल रहा है, ठीक है, W बराबर Q1 हो गया, ठीक। तो हमारा केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट का वैल्यूएशन यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे हम Q हीट दे रहे हैं, Q2 हीट, Q3 हीट यहाँ पे दे रहे हैं, और वर्क हमें जो मिल रहा है वो इसके बराबर मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब हम अगर इसको रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, Q1 W, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिवर्स कर दिया ना इसको, रिवर्सिबल इंजन है, तो Q3 यहाँ पर Q, और यहाँ पे अभी वर्क दे रहे थे हम, अब क्या होगा, वर्क दे रहे थे अभी, है ना, अब वर्क देना पड़ेगा, W बराबर Q1, ठीक है। देखो अभी यही हो गया, सेम हो गया ना। अभी हमारा ये टेम्परेचर T2 बॉडी हो गया, ये भी हमारा टेम्परेचर T2 हो गया, ये यहाँ पर T1 हो गया, यहाँ पर भी T1 हो गया। अगर हम इसको गौर से देखें तो देखो अभी हमने केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट का वैल्यूएशन किया यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पे Q1 हीट दे रहा है, यहाँ पे Q1 हीट निकल जा रहा है पूरा का पूरा एज इट इज वर्क में, ठीक है। दूसरा हमने रिवर्सिबल इंजन लिया, ये हमारा कैसा है, रिवर्सिबल है, यहाँ से Q हीट दिया हमने इसको, Q3 हीट यहाँ पे निकल गया, और Q माइनस Q3 करेंगे तो हमारा क्या हो गया, वर्क प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। तो वर्क यहाँ पर W बराबर क्या है, हमने W इस तरीके से लिया कि Q1 है, Q1 बराबर क्या हो जाएगा, Q माइनस Q3, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, तो अब अगर हम देखें तो जो W वर्क मिल रहा है वो W वर्क यहाँ पे जा रहा है ना, तो हम इन दोनों इंजन को कंबाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। पहला इंजन हमारा Q1 हीट दे रहा है, ये हमारा बॉडी हो गया, जो W बराबर Q1 वर्क यहाँ पर दे रहा है, और यही वर्क किसमें जा रहा है, इस वाले इंजन में जा रहा है, तो यही सेम वर्क हमने इसको दे दिया। अब यहाँ पे क्या हो गया, Q हीट ऊपर जा रही है, और यहाँ से Q3 हीट यहाँ से जा रही है, और ये टेम्परेचर बॉडी T1 है, ये टेम्परेचर बॉडी T2 है, ठीक है। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो Q1 और Q1 एक Q, यहाँ से Q3, यहाँ से Q3, ठीक है। और हमने आगे निकाला था क्या, Q1 बराबर Q माइनस Q3 इन दोनों से, ठीक है। अब हम इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे लिखेंगे ना तो Q माइनस Q3 बराबर Q1, ये तो हम निकाल चुके थे ना। अब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हो क्या जाएगा, Q1 यहाँ से जा रहा है इसके पास में, और Q1 बड़ा है ना, तो क्या हो जाएगा, Q1 बराबर क्या लिख सकते हैं, Q माइनस Q3 लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना, तो Q माइनस Q3, ठीक है। यहाँ पर दूसरा इंजन है जो ऐसे हीट जा रही है, Q1 हीट जा रही है इसमें, ठीक है। अब
ए और ए है, यहाँ पे पूरा वर्क का आदान प्रदान हो गया, यहाँ पे Q3 हो गया, और यहाँ पे टेम्परेचर T2 बॉडी है, यहाँ पे टेम्परेचर T1 बॉडी है। ठीक है, अगर हम इस दोनों को ऐड कर देंगे देखो तो क्या हो जाएगा, Q3 की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो अब क्या हो जाएगा इसको अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो दोनों इंजन को हम कंबाइन कर देंगे तो माइनस का साइन हटाएंगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अभी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, अगर अपर डायरेक्शन कर देंगे तो Q3 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो T1 बॉडी, इसको और सिंपली T2 बॉडी ही रहेगी। इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो इन दोनों को ऐड कर देंगे हम, क्या हो जाएगा Q3। अब माइनस Q3 आया तो डायरेक्शन उल्टा कर दिया हमने, Q3। ये हमारा फाइनल एक दोनों का कंबाइंड इंजन है, और यहाँ से भी हीट Q3 आ रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया, कंबाइंड इंजन हो गया। अब केल्विन प्लैंक के स्टेटमेंट का ही हमने वायलेशन किया था। क्लॉसियस का स्टेटमेंट क्या बोलता है कि लोअर टेम्परेचर बॉडी से हायर टेम्परेचर बॉडी में हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता है विदाउट एनी एक्सटर्नल इनपुट। ठीक है, तो ये क्लॉसियस का स्टेटमेंट का वायलेशन हो गया। मींस अगर हम केल्विन प्लैंक के स्टेटमेंट का वायलेशन कर रहे हैं तो क्लॉसियस का स्टेटमेंट का वायलेशन हो जा रहा है। ठीक है, केल्विन प्लैंक के स्टेटमेंट का वायलेशन करने से क्लॉसियस स्टेटमेंट का वायलेशन हो गया। अब हम रिवर्स में चलते हैं, अब हम क्लॉसियस स्टेटमेंट का वायलेशन करेंगे और क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या बोलता है, स्टेटमेंट क्लॉसियस स्टेटमेंट के हिसाब से क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर T1 बॉडी है, यहाँ पे टेम्परेचर T2 बॉडी है। ये हमारा कोई डिवाइस है जो लोअर टेम्परेचर बॉडी से हायर टेम्परेचर बॉडी में हीट ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, और हमने यहाँ पे एक रिवर्सिबल इंजन ले लिया या रिवर्सिबल डिवाइस ले ली जो T1 T2 दोनों के बीच में काम कर रही है, जो Q हीट ले रही है और Q1 हीट दे रही है, और यहाँ पे वर्क W प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो T2 जलाया जा रहा है। अब W बराबर क्या हो जाएगा, Q माइनस Q1, है ना, एनर्जी कंजर्वेशन ला के हिसाब से हो गया। क्लॉसियस स्टेटमेंट का वायलेशन क्या है, ये हो गया, ये क्लॉसियस का वायलेशन हो गया। ठीक है, मींस लोअर टेम्परेचर बॉडी से हायर टेम्परेचर बॉडी में हीट ट्रांसफर हो रहा है विदाउट एनी एक्सटर्नल हीट इनपुट या विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क इनपुट। ठीक है, ऐसा ही सिमिलर यहाँ पे हो गया। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां इन दोनों को कंबाइन करेंगे, सेम टेम्परेचर बॉडी है तो क्या हो जाएगा, T1 ही रहेगा, है ना, और Q और Q कट जाएंगे आपस में, एक पॉजिटिव में नेगेटिव में है, ये अपर डायरेक्शन में जा रहा है, लोअर डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये क्या करेगा, ये अपना हीट Q हीट अपनी इसको देगा, किसको दे देगा, इंजन को दे देगा, है ना, और यहाँ वर्क प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा था, हीट Q जा रही थी और यहाँ पे Q1 हीट जा रहा था। ठीक है, तो फाइनली ये हमारा टेम्परेचर बॉडी T2 है। ठीक है, यही हो गया, यही हो गया कि नहीं हो गया। अभी हमारा अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे T1 टेम्परेचर बॉडी है, यहाँ पे T2 टेम्परेचर बॉडी है, और एक हमारा ये डिवाइस है जो Q हीट ले रहा है, और सेम हीट एक रिवर्सिबल इंजन को दे रहा है Q हीट को, और जो वर्क Q माइनस Q1 वर्क कर रहा है, और ये Q1 हीट को रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है, जब हम इन दोनों को मिला लेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, T1 ही रहेगा, दोनों कंबाइंड हो गई है। ठीक है, कंबाइंड होकर के क्या हो रहा है, Q हीट जा रही है और Q1 हीट आ रही है, तो फाइनली कितनी हीट जा रही है, Q माइनस Q1, और यहाँ पे टेम्परेचर बॉडी T2 है, और फाइनली जो वर्क प्रोड्यूस कर रहा है वो क्या हो रहा है, Q माइनस Q1। तो केल्विन प्लैंक क्लॉसियस स्टेटमेंट का वायलेशन करने से केल्विन प्लैंक के स्टेटमेंट का वायलेशन हो गया। केल्विन प्लैंक क्या बोलता है कि
it is impossible to construct a device which produce same amount of heat, which produce same amount of work, और that is amount of heat is taking from the one temperature body. ठीक है, तो एक ही टेम्परेचर बॉडी से इसका इंटरेक्शन हो रहा है और जितना भी हीट इंटरेक्शन हो रहा है सिमिलर अमाउंट ऑफ हीट वो बल्क में प्रोड्यूस कर दे रहा है. तो यही हो गया. तो क्लॉसियस स्टेटमेंट का वायलेशन क्या हो गया? केल्विन प्लैंक के स्टेटमेंट का वायलेशन हो गया. ठीक है, तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा. मतलब एक का वायलेशन करेंगे तो दूसरा वायलेट हो जाएगा और दूसरे को वायलेट करेंगे तो पहला वाला वायलेट हो जाएगा. तो मतलब क्या है, दोनों सेम बात बोल रहे हैं ना, दोनों ही सेम बात ही बोल रहे हैं, है ना. तो अब हम बात करते हैं हीट इंजन के बारे में, रेफ्रिजरेटर के बारे में और हीट पंप के बारे में. ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या देख लिया? दोनों स्टेटमेंट का वायलेशन देख लिया. ठीक है, एक का वायलेशन दूसरे का वायलेशन है और दूसरे का वायलेशन पहले वाले का वायलेशन है. ठीक है, अब हम हीट इंजन के बारे में देखेंगे. हीट इंजन एक डिवाइस है जो हायर टेम्परेचर बॉडी T1, लोअर टेम्परेचर बॉडी T2, इन दोनों से इंटरेक्ट करता है. Q हीट लिया, यहाँ पे Q1 हीट दिया और वर्क प्रोड्यूस कर दिया. ठीक है, ये हमारा कौन सा होगा? हीट इंजन वाला डिवाइस हो गया. ठीक है, रेफ्रिजरेटर में क्या होता है? ये हायर टेम्परेचर बॉडी T1 है, ये लोअर टेम्परेचर बॉडी T2 है. यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमारा कोल्डर स्पेस है T2, इसको हमें क्या करना है? और कोल्ड करना है. ठीक है, इससे हमें हीट निकालना है. तो यहाँ से हमने Q हीट निकाला, यहाँ पे हमने Q1 हीट दिया और यहाँ पे हमें वर्क कुछ देना पड़ गया. ये हमारा क्या हो गया? रेफ्रिजरेटर हो गया. ठीक है, रेफ्रिजरेटर में लोअर टेम्परेचर बॉडी से कुछ हीट हम निकालेंगे, कुछ एक्शन करेंगे और उस हीट को हम हायर टेम्परेचर बॉडी में एग्जॉस्ट करेंगे या हायर टेम्परेचर बॉडी को उतना ही हीट देंगे. किसकी हेल्प से? कुछ एक्सटर्नल वर्क इनपुट की मदद से. ठीक है, और सिमिलर हीट पंप में होता है, इसमें हमें इसको कूल करना होता है, इसमें हायर टेम्परेचर बॉडी को हमें और हीट देना होता है. ठीक है, तो हीट इंजन हमारा हो गया, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप सेम हो गया. अब हीट इंजन की केस में क्या होती है? अब हमें इनकी परफॉर्मेंस मेजर करना है. हमारे पास में दो हीट इंजन है, कैसे कंपेयर करेंगे? क्योंकि हम इंसान कंपेयर सबसे पहले करते हैं, तो कंपेयर करने के लिए हमने क्या बना दी? इफिशियंसी बना दी. हीट इंजन के लिए हमने एफिशिएंसी बोल दिया. एफिशिएंसी क्या होती है? डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन जो हम इनपुट दे रहे हैं. तो एफिशिएंसी बराबर क्या हो गया? वर्क इनपुट जो हमें मिल रहा है अपॉन हीट जितना हमें उसको देना पड़ गया. तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? वर्क इनपुट कितना है? वर्क आउटपुट हमें कितना मिल रहा है? W, और हीट इनपुट कितना देना पड़ा हमें? Q. ठीक है, तो एफिशिएंसी बराबर क्या हो जाएगा? W/Q. एफिशिएंसी बराबर क्या हो गया? W/Q. किसके केस में? हीट इंजन के केस में. सिमिलरली रेफ्रिजरेटर और हीट पंप, इनके केस में एफिशिएंसी को हम एफिशिएंसी नहीं बोलते हैं, इनको हम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बोलते हैं. कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस. तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है? COP ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या होगा? COP ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या होगा? डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन इनपुट. इनपुट एनर्जी क्या है? वर्क इनपुट. ठीक है, तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या हो जाएगा? डिजायर्ड इफेक्ट क्या है? Q ही हमें एक्सट्रैक्ट करना है लोअर टेम्परेचर बॉडी से. Q अपॉन वर्क इनपुट. वर्क इनपुट क्या हो गया हमारा? W. Q/W. तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या हो जाएगा? Q/W. ठीक है, अब ऐसे ही COP ऑफ हीट पंप. COP ऑफ हीट पंप, तो हीट पंप के केस में डिजायर्ड इफेक्ट क्या है? डिजायर्ड इफेक्ट हमें Q हीट हमें किसको देना है? हायर टेम्परेचर बॉडी को. ठीक है, तो COP के केस में डिजायर्ड इफेक्ट क्या हो गया? Q1 अपॉन वर्क इनपुट W. ठीक है, अब अगर हम इसको देखें हीट बैलेंस करें तो क्या हो जाएगा? Q1 - Q बराबर W. हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना. ठीक है, तो आगे हम इसको अगर देखें, इसको हटा देते थोड़ा, है ना.
जिससे हम इसको आगे और सिंप्लीफाई कर पाए। ठीक है, इतना हटाना पड़ेगा बस। Q1 माइनस क्यू बाई डब्ल्यू। ठीक है, तो Q1 बाई डब्ल्यू माइनस क्यू बाई डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू बाई डब्ल्यू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब Q1 बाई डब्ल्यू क्या है, COP ऑफ हीट पंप, COP ऑफ हीट पंप माइनस Q बाई डब्ल्यू क्या है, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर बराबर क्या हो गया, 1। तो हम क्या बोल सकते हैं, COP ऑफ हीट पंप बराबर 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। ठीक है, तो COP ऑफ हीट पंप क्या होता है, हमेशा COP ऑफ रेफ्रिजरेटर से ज़्यादा ही रहेगा। ठीक है, उसमें डायरेक्ट इफेक्ट हमारा Q1 है, इसमें डायरेक्ट इफेक्ट Q है। ठीक, तो हमारा हम क्या क्या लिख चुके फाइनली, दोनों स्टेटमेंट का हमने वैल्यूएशन देख लिया और हमने दोनों स्टेटमेंट को पैरेलल हमने बता दिया कि दोनों स्टेटमेंट पैरेलल है हमारे। फिर हमने COP एफिशिएंसी और COP ऑफ हीट पंप एंड COP ऑफ रेफ्रिजरेशन, इनमें हमने आपस में रिलेशन देख लिया और हमने कार्नोट थ्योरम को हमने स्टडी कर लिया। आगे हम इसमें एंट्रोपी की बात करेंगे, क्लॉसियस सिस्टम की बात करेंगे और भी हम बहुत कुछ चीज़ें देखेंगे।